वेलकम बैक बच्चों। आज का ये एक्सप्लेनर कोई टिपिकल बोरिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज अ फैसिनेटिंग क्रोनोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द एटम। एक ऐसी कहानी जो एक मैसिव मिस्ट्री से शुरू होती है और क्वांटम रियलिटी के माइंड बेंडिंग ट्विस्ट तक जाती है। सो ग्रैब दोज नोटबुक्स और चलिए शुरू करते हैं। Here's our quick roadmap for today. हम इस entire journey को 6 chapters में cover करने वाले हैं. The empty atom mystery, finding subatomic particles, comparing fundamental particles, evolution of atomic models, the photoelectric effect, और last में welcome to quantum mechanics. Let's just dive right in. Chapter 1. The Empty Atom Mystery. बच्चों जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम के अंदर एक्चुअली में क्या होता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? कोई सॉलिड स्फीयर, राइट? वेल, लेट मी गिव यू अ लिटरली माइंड ब्लोइंग एनालॉजी। इमेजिन करिए कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है, दैट टाइनी डेंस सेंटर, वो आपके हाथ में एक छोटी सी बॉल के बराबर है। अगर न्यूक्लियस सिर्फ एक बॉल जितना बड़ा है तो एनी गेसेस कि एटम का आउटर एज कहां होगा? इट वुड बी 5 किलोमीटर्स अवे, जिसका मतलब ये है कि ये एटम अंदर से ऑलमोस्ट एंटायरली खाली जगह है, लिटरली प्योर एम्प्टी स्पेस। और इस जाइंट एम्प्टी स्पेस के बीच में वी जस्ट हैव दैट टाइनी न्यूक्लियस और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स। That brings us to Chapter 2, Finding Subatomic Particles. अब नेचुरल सवाल ये था कि भाई इस जाइंट एम्प्टी स्पेस के अंदर आखिर छुप क्या रहा है? Back in the mid-1850s, scientists like Michael Faraday started finding some real clues using a setup जिसे हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके 3 बिल्कुल क्रूशियल स्टेप्स थे। स्टेप 1, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब के अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया। स्टेप 2, अंदर की हवा को एक वैक्यूम पंप यूज करके टोटली बाहर निकाल दिया गया, यानी इफेक्टिवली इवैक्यूएट कर दिया गया। और स्टेप 3, उन्होंने बाहर से एक्सट्रीम हाई वोल्टेज अप्लाई किया एट वेरी लो प्रेशर, ताकि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को डीपली स्टडी कर सकें। जब उन्होंने ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो एक्चुअली एक करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से निकलकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ फ्लो करने लगा। इनको उन्होंने इजीली कैथोड रेस बोल दिया। बट वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये रेस कंप्लीटली इनविजिबल थी। सेटअप एकदम परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन साइंटिफिकली हमें एक्चुअली में कुछ दिख ही नहीं रहा था। दे डेस्परेटली नीडेड अ वे टू विजुअलाइज दिस मिस्टीरियस रेस। तो उन्होंने एक ब्रिलियंट लिटिल हैक यूज किया। उन्होंने एनोड में छोटे छोटे होल्स बना दिए, जिसे हम परफोरेटेड एनोड कहते हैं, और उसकी ठीक पीछे वाले ग्लास पार्ट पर एक स्पेशल जिंक सल्फाइड की फॉस्फोरेसेंट कोटिंग लगा दी। अब जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ये इनविजिबल रेज होल्स के थ्रू पास होकर पीछे स्क्रीन से टकराई एंड बैम, वहां एक ब्राइट ग्लोइंग स्पॉट दिखने लगा। ये ग्लो डेफिनेटिव प्रूफ था कि वहां डेफिनेटली कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं। और बच्चों, इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। अब जे थॉमसन के पास एक नया चैलेंज था। इन पार्टिकल्स का एग्जैक्ट नेचर कैसा है? उन्होंने इनका चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कितना डिफ्लेक्ट होते हैं। इसको समझने के लिए लेट्स यूज द अलिक एनालॉजी। इमेजिन एक लड़का है अलिक, उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक फन गेम जोन का और एक शांत लाइब्रेरी का। अगर कोई उसको पीछे से अचानक पुश करे, जो कि इफेक्टिवली हमारी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो वो किस तरफ जाएगा और कितनी तेजी से जाएगा? पहली चीज, अलिक का इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उसे गेम्स बहुत पसंद है, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो वो स्ट्रांगली गेम जोन की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। दूसरी चीज, अलिक का वेट और द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर अलिक थोड़ा हल्का पुल्का है तो वो आसानी से मुड़ जाएगा, यानी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। पर अगर वो भारी है तो उसे मोड़ना काफी मुश्किल होगा। एग्जैक्टली इसी तरह थॉमसन ने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली हल्का है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, और फील्ड्स अप्लाई करने पर वो उसी रेशियो में परफेक्ट डिफ्लेक्ट होता है। Moving on to Chapter 3, Comparing Fundamental Particles. तो अब तक हमें पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं था। जल्दी ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कवर कर लिया गया। नाउ दैट वी हैव ऑल आवर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेट्स कंपेयर देम साइड बाय साइड। नोटिस करिए इस परफेक्ट बैलेंस ऑफ नेचर को। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एब्सोल्यूट चार्ज वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, 1.6022 × 10⁻⁻19। फर्क बस इतना है कि एक परफेक्टली नेगेटिव है और एक परफेक्टली पॉजिटिव, इसलिए रिलेटिव चार्ज सिंपली -1 और +1 बन जाता है। यही मेन वजह है कि एक नॉर्मल एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर है। Which leads us straight into Chapter 4, Evolution of Atomic Models. सो अब हमारे पास पजल के सारे सब एटॉमिक पीसेस थे। अब मेन चैलेंज था इनको एक साथ सेंस बनाते हुए फिट करना। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है द रैपिड, ऑलमोस्ट अग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक थियोरी।
1898 में जे थॉम्सन अपना मॉडल लाए, फिर 1909 में रदरफोर्ड ने आकर उसको प्रैक्टिकली फेल कर दिया, और उसके सिर्फ 4 साल बाद 1913 में नील्स बोर ने कंप्लीटली नया मॉडल प्रपोज किया। हर एक नए मॉडल ने पुराने वाले की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व की, बट फनी इनफ इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रांड न्यू फेटल फ्लॉ। फॉर इंस्टेंस, लुक एट थॉम्सन्स मॉडल। उन्होंने एटम को एक प्लम पुडिंग या फिर एक तरबूज यानी वाटरमेलन की तरह इमेजिन किया। वो रेड एडिबल पार्ट पॉजिटिव चार्ज था और जो बीज यानी सीड्स थे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। ये मॉडल सुनने में बहुत सिंपल था और एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन भी कर देता था। बट 1999 में अर्नेस्ट लुथरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे पूरे एटम में रैंडमली फैला हुआ नहीं होता, बल्कि वो एक टाइनी डेंस सेंटर यानी न्यूक्लियस में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो थॉम्सन का ये वाटरमेलन थियरी यहीं पे पूरी तरह से गलत साबित हो गया। Let's jump to Chapter 5, the photoelectric effect. रदरफोर्ड के मॉडल को रिफाइन करने के लिए नील्स बोर ने एक कंप्लीटली अलग फील्ड ऑफ फिजिक्स का सहारा लिया। लेकिन बोर के मैसिव ब्रेक थ्रू को समझने से पहले हमें लाइट के एक बहुत ही बिजार नेचर को समझना होगा। इन सिंपल इंग्लिश, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा माइंड ब्लोइंग फिनोमिनन है जहां अगर आप किसी स्पेसिफिक मेटल की सरफेस पर लाइट की बीम डालते हैं तो लिटरली वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर निकल आ जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स तो हमेशा से ये मानती थी कि लाइट बस एक कंटिन्यूअस वेव है, बट इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट एक्चुअली छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से बनी है, जिसे हम नेचुरली फोटॉन्स कहते हैं। साइंटिस्ट लाइक हर्ट्ज और बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसमें 3 वेरी स्पेसिफिक रूल्स नोटिस किए। पहला, जैसे ही लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली बाहर निकल आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टाइम लैग। दूसरा, आप लाइट को जितनी ब्राइट करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर मेटल की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो चाहे आप कितनी भी ब्राइट लाइट डाल लें, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं होगा। यू कैन थिंक ऑफ फोटॉन्स लाइक टाइनी बिलियर्ड बॉल्स। अगर एक बिलियर्ड बॉल में इनफ एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन वाली बॉल को उसकी जगह से नॉकआउट ही नहीं कर पाएगी। दिस आइडिया लिटरली चेंज्ड हाउ वी व्यूड द यूनिवर्स's एनर्जी। And that sets the stage for Chapter 6. Welcome to Quantum Mechanics. तो बच्चों, इस ब्रांड न्यू अंडरस्टैंडिंग ने क्लासिकल फिजिक्स की सारी लिमिट्स को कंप्लीटली तोड़ दिया। दिस ब्रिंग्स अस टू द अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट इन आवर स्टोरी। लेट्स कंपेयर दीज टू डायरेक्टली। बोर का क्लासिकल मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स परफेक्ट फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। बट तभी वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और उसने लिटरली एक बॉम्ब गिरा दिया। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अगर पोजीशन पता चल गई तो स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका क्लियरली मतलब था कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स का कॉन्सेप्ट ही कंप्लीटली गलत था। और इसी क्वांटम weirdness को और थोड़ा आगे बढ़ाया लुई द ब्रॉगली ने। द ब्रॉगली ने एक टोटली माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह लाइट का ड्यूअल नेचर होता है कि वो वेव भी है और पार्टिकल भी, एग्जैक्टली उसी तरह मैटर जिसमें मास होता है उसका भी ड्यूअल बिहेवियर होता है। बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन एक्ट्स एज अ वेव टू। हमारे जैसे बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की वेव प्रॉपर्टी इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स वो लिटरली एग्जैक्टली वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और उनमें डिफ्रैक्शन भी होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट आगे जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का बेसिक प्रिंसिपल बन गया। So here is exactly where I leave you in today's explainer. Ponder this. अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं घूम रहा है, अगर we literally cannot know its exact path because of Heisenberg's rule, और अगर ये टाइनी इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है as both a solid particle and a mysterious invisible wave, then what does the true shape of an atom actually look like? Are they still solid spheres in there, or is it something entirely different? ये बहुत ही सोचने वाली बात है ना। हम इन्हीं कंफ्यूजिंग ऑर्बिटल्स और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के बिजार शेप्स को डिस्कवर करेंगे अपने आगे के एक्सप्लेनर्स में। Until then, keep visualizing, keep questioning, and I will see you in the next one.